देखा जाए तो अवयवी कणों के सजावट के आधार पर यूनिट सेल को दो भागों में बांटे थे। एक आपका था आद्य एकक कोशिका, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल रहे थे, और एक था आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको केंद्रित एकक कोशिका हम लोग कहे थे। तो आद्य एकक कोशिका में हम लोग देखे थे कि अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है, ये बताया गया था। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल में तीन तरह के हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक आपका था अंतः केंद्रित नहीं एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण आपके कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पर और बॉडी के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, ऐसा बताया गया था। फिर आपको एक बताया गया था फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण कोनों पर और 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, ऐसा बताया गया था। इसके अलावा आपको हम ये बताए थे, अगर ध्यान हो तो, एक बताए थे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण आपको 8 कोनों पर उपस्थित रहते हैं और किसी भी 2 विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, यही ना बताया गया था, ठीक है। फिर हम अवयवी कणों की संख्या बताए थे, नहीं कि किस यूनिट सेल में कितने अवयवी कण पाए जाते हैं। तो हम बताए थे कि जो आपका सिंपल यूनिट सेल होता है, नहीं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 1। फिर हम बताए थे आपको बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण कितने थे, 2, ठीक है। फिर आपको बताया गया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण कितने थे, 4 थे, नहीं 3 फलक के केंद्र पर और 1 कॉर्नर पर, तो टोटल थे 4। और एक आपको बताए थे अंतः केंद्रित पर, सॉरी अंत्य केंद्रित पर, तो अंत्य केंद्र कितने थे, अंत्य केंद्रित नहीं बताए थे, अंतः केंद्रित नहीं बताए थे। तो अंत्य केंद्रित सोच सकते हैं, जैसे अंत्य केंद्रित में अवयवी कण कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पर 1 और 2 फलक के केंद्र पर, आधा और आधा, आधा आधा मिला के 1, तो टोटल कितने हो गए, 2। नहीं निकाल सकते हैं, दिक्कत है इसमें। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर भी कोई भी पूछता है कि अंतः केंद्रित जो है, अंत्य केंद्रित, उसमें कितने अवयवी कण होते हैं, तो निकाल सकते हैं ना, नहीं। चलिए देखा जाए, कल सॉलिड स्टेट 4 हम लोग पढ़ लिए थे ना। ये पीडीएफ खुला, ये नेट चालू करने का नतीजा है, नेट से कनेक्ट कीजिए। अब पूरे क्लास में आता रहे। चलिए ध्यान दिया जाए, चलिए मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को, ध्यान देते हैं। हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो तो लिखा हुआ है कि एक यौगिक 2 तत्वों
ए तथा बी को मिलाकर क्यूबिक संरचना बनाता है जिसमें ए कोनों पर तथा बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है, तो इस यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें, ध्यान रखना है। ए जो है अगर हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो ए कहां पर है, सॉरी आपका ए जो लिखा हुआ है वो ए कहां पे है, ए आपका कोनों पर है। तो अगर ए कोनों पर है तो ए की संख्या कितनी होगी, 1। और अगर बी को देखा जाए तो बी कहां है, फलक के केंद्र पर। तो बी जो है आपका ये है फलक के केंद्र पर। इससे कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए देखा जाए, तो इसमें हम लोग इसको बना रहे थे तो हम लोग लिखे थे कि ए जो है वो कोनों पर है। तो कोनों पर एक यूनिट सेल के कोनों पर कुल परमाणु कितने होते हैं, 1। तो यहाँ पर 1 लिख देना था। बी जो है आपका फलक के केंद्र पर है, नहीं तो अगर बी जो है आपका फलक के केंद्र पर है तो इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 3। बताया गया था ना कल क्लास में, नहीं तो ए की संख्या 1 और उसी यूनिट सेल में बी की संख्या 3। नहीं तो आपसे सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र आपका क्या होता है, दोनों का अनुपात निकालना होता है, यानी आप A/B लिखिएगा। तो ए का संख्या कितना है, 1:3। तो आपका सूत्र क्या बनता है, AB3 बनेगा। दिक्कत है इसमें, कुछ भी इसमें करना नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में देता है, ध्यान रखना है। तो कुछ भी करना नहीं है आपको, एक जो है बस ध्यान रखना है कि कौन सा अणु कहाँ है। ए कोनों पर है तो ए की संख्या 1 हो गई, बी फलक के केंद्र पर है तो इसकी संख्या 3 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB3। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। यहां से देखें अगर तो यहां से लिख रहा है कि एक यौगिक दो तत्वों X तथा Y को मिलाकर बनाया गया है। यदि Y परमाणु कोनों पर, चलो लिखते हैं, Y जो है वो कोना पर है, संख्या कितना होगा, 1। चलो X परमाणु अंतः केंद्र पर है, नहीं तो X कहां पर है, अंतः केंद्र पर, कितना होगा, 1। बताया गया है ना, बॉडी के केंद्र पर कितना परमाणु, 1। तो यहां से अगर कोई फॉर्मूला पूछता है भाई तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, YX चाहे XY का, XY तो ठीक लग रहा है, YX क्या है बोले XY, इसमें दिक्कत है। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यहाँ ध्यान से पढ़ा जाए, एक आयनिक ठोस ए तथा बी परमाणुओं से मिलकर FCC संरचना का निर्माण करता है जिसमें ए कोनों पर तथा बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। लिखा हुआ है ना, तो देख लो जो जो जहां पर वहां लिख दो। पहले ए जो है वो आपका कोनों पर है तो लिख दिए भाई, ए कोनों पर, ठीक है। और बी कहां है, बी फलक के केंद्र पर है, ठीक है। लेकिन यहां क्वेश्चन में एक डाला हुआ है कि यदि एक परमाणु कोनों पर से गायब हो, यदि एक परमाणु कोनों पर से गायब हो तो यौगिक का सूत्र जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आप यूनिट सेल बनाना जानते हो, आप एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लो। इस तरह से हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल बना लिए, ठीक है। आपको पता है कि एक कोने पर कितना परमाणु रहता है, 1/8 रहता है ना जी।
नहीं, तो सभी कोने पर 1/8 परमाणु रहेंगे। सभी कोना जितना है वहां कितना परमाणु रहेगा? 1/8। तो 1/8 को 8 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1। नहीं, चलो तो हमको एक ही संख्या निकालनी है भाई, एक ही संख्या निकालनी है। तो अगर सभी कोने पर 1/8 परमाणु रहते तब एक की संख्या कितनी होती? 1। लेकिन 1 में से एक 1/8 गायब है, क्या कि एक कोना पर से ए गायब है। तो एक कोना पर से ए गायब है तो ए की संख्या 1 - 1/8। तो यहां से आप निकाल सकते हो, 8 में से गया 7/8। बोलो दिक्कत है? नहीं। अच्छा, बी फलक के केंद्र पर है। नहीं, तो अगर बी की संख्या कोई पूछता है तो बी की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि वो तो गायब हुआ नहीं है। तो बी की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए आप रेशियो लेते हो A/B। चलो, ए का वैल्यू कितना आया है? 7/8 = बी का संख्या कितना आया है? 3। रख दिए। अब इसको भी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम लोग का 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ पर इस टू कितना आ जाएगा? 24। तो 7:24। तो फॉर्मूला अगर लिखेंगे हम लोग तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ए कै गो है? 7 गो। तो A7 और बी कै गो है? तो A7 B24 बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा A7 और B24। बोलो, क्वेश्चन में दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत तो बोलिएगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे आ जाइए। देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि 8.1 ग्राम अल्युमिनियम में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करें यदि यह एफसीसी संरचना बनाता है, यदि यह एफसीसी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो 8.1 ग्राम अल्युमिनियम में यूनिट सेल की, तो कौन सा यूनिट सेल? एफसीसी यूनिट सेल का संख्या निकालना है। ठीक है, चलो तो इस सवाल को हम लोग बना के देखते हैं क्या करना था। सबसे पहले देखो कि आप 1 मोल अल्युमिनियम को तो जानते हो, जानते हैं ना भाई? नहीं, 1 मोल अल्युमिनियम का मतलब हम लोग जानते हैं कितना ग्राम होता है? 27 ग्राम। अल्युमिनियम का मास पता है ना? अल्युमिनियम का मास कितना? 27 ग्राम। तो 1 मोल अल्युमिनियम का मास कितना? 27 ग्राम। अच्छा, 1 मोल अल्युमिनियम में कोई पूछेगा परमाणु कितना, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु लिखे तो कोई दिक्कत है? बोलो, इस लाइन में किसको दिक्कत है पहले बताओ। नहीं, 1 मोल अल्युमिनियम का वजन कितना? 27 ग्राम, और 27 ग्राम में कितना परमाणु? तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु। बोलो, दिक्कत है? नहीं। चलो अब यहां से आ जाओ कि 27 ग्राम में इतना परमाणु है, तो इसलिए अगर 1 ग्राम में कोई पूछता तो तुम नहीं बता देते 1 ग्राम में कितना होता? 6.022 गुना 10 का पावर 23, अब बटा में कितना? 27 परमाणु होता। ठीक है, अच्छा, इसलिए तुम्हारे पास 8.1 ग्राम अल्युमिनियम है, तो ये बताओ कि 8.1 ग्राम अल्युमिनियम में कोई कितना परमाणु होगा, तो निकाल नहीं सकते हैं। 6.022 गुना 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 27, और गुना में कितना? 81/10। 8.1 लिख सकते हैं ना, 27 से काट सकते हैं, 27 तिया 81। नहीं, गुना कर सकते हैं इसको, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर यहाँ 0 और 6 का 18। तो ये गुना हो गया हमारा, और गुना 10 का पावर कितना आया? एगो शून्य से इसमें का एगो शून्य काट दो, तो यहाँ 22 बच जाएगा, तो 10 का पावर कितना आ जाएगा? 22। इतना परमाणु में दिक्कत है? बोलो, पहले इतना में दिक्कत है किसी को तो बताओ, आगे बढ़े। नहीं, अब ये बताओ कि हम लोगों को यूनिट सेल कौन सा है? नहीं, तो एगो एफसीसी के निर्माण में कितना परमाणु लगता है? 4 गो। तो ऐसा लिखें, देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 परमाणु बराबर 1 एफसीसी होता है। बोलो, दिक्कत है? तो 4 परमाणु बराबर 1 एफसीसी होता है, तो इसलिए 1 परमाणु बराबर कितना होगा? 1/4 एफसीसी यूनिट सेल होगा। नहीं, तो इसलिए आपके पास परमाणु है कै गो? नहीं, तो 18.066 गुना 10 का पावर 22 परमाणु बराबर कितना यूनिट सेल होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 गुना 18.066 गुना 10 का पावर 22
एफसीसी, यूनिट सेल, यही हमारा आंसर आएगा। बोलो, किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को कहीं दिक्कत है? बोलिएगा। नहीं तो इस टाइप क्वेश्चन भी आपके बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है, नहीं तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो उस समय गोल्ड वाला पूरा था, जो आपका क्वेश्चन बताया, हम लोग अल्मुनियम वाला दिए हुए हैं, आपके बिहार बोर्ड में गोल्ड पर आधारित एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप का रहेगा तो बन जाएगा, देख लीजिए। आगे बढ़े, सबके मुंह से बोलिए निकल रहेगा हवा सबका। चलिए पढ़ाई पे आते हैं। यहाँ आप ध्यान दें, हम लोग का इसमें लिखा हुआ है, अगला हम लोग का टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, परमाणुओं को सजाना है। ठीक है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, और परमाणुओं को हम लोग को सजाना है। ठीक है, तो वही सजाने का तरीका हम लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखा गया है एक विमा में निविड संकुलन। एक विमा में निविड संकुलन। ठीक है, चलो ये चीज जानने से पहले एक बात ये भी जान लेते हैं, उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एक क्रिस्टल में, किसी भी एक क्रिस्टल जालक में एक परमाणु को जितने दूसरे परमाणु स्पर्श करते हैं, एक परमाणु को जितने दूसरे परमाणु स्पर्श करते हैं, उन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में ध्यान रखना है, एक कण को जितने दूसरे कण स्पर्श करते हैं, जितने दूसरे कण स्पर्श करते हैं, उन कणों की संख्या को ही, उन कणों की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर में दिक्कत है? अब चलो हम लोग पढ़ते हैं एक विमा में निविड संकुलन। नहीं तो एक यानी 1 डायमेंशन में, तो हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो फिगर हम बनाए हुए हैं ये 1 डायमेंशन में है। तो 1 डायमेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर सिर्फ एक डायरेक्शन में फैले, नहीं जैसे सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ फैले या सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ किसी स्ट्रक्चर का फैलाव हो, नहीं किसी एक एक्सिस की तरफ अगर किसी स्ट्रक्चर का फैलाव होता है तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन में है। नहीं तो अगर हम देखें तो गोलों को जो सजाया गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, गोलों को सिर्फ एक्स एक्सिस में सजाया गया है, तो इसलिए इसका फैलाव एक एक्सिस में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन। सिंपल है भाई। अब इसका बोल रहा है कि इस 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो यहां पर आप देखो कि ये एक परमाणु है, इस एक परमाणु को, ये जो स्टार परमाणु है, ऐसा करें, ये स्टार परमाणु है, इसको टच करने वाला परमाणु कौन सा है, एक ये और एक ये टच कर रहा है। तो कोई पूछता है कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कितना होगा? तो भाई ये बता सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए। अब यहां लिखा हुआ है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब जो स्ट्रक्चर आप लिखे हुए हो उसको ध्यान से देखो, इसमें जो गोला आप रखे हुए हो, इस गोले को आप एक्स एक्सिस तरफ भी फैलाए हो, नहीं, और साथ साथ वाई एक्सिस की तरफ भी फैलाए हो, नहीं, आप देख लो गोला ऊपर भी रखा गया है, नहीं, तो ये आपका एक्स एक्सिस में भी फैला हुआ स्ट्रक्चर है और वाई एक्सिस में भी फैला हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन। नहीं, अब इस 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में भाई ध्यान रखना है, थोड़ा लेयर पे केयर करेंगे। ये जो पहला लेयर हम लोग को बनाया गया है और जो दूसरा लेयर बनाया गया है, वो दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है, क्योंकि नीचे वाले गोले के ऊपर ही ऊपर वाला गोला है, फिर उसके ऊपर वाले गोले के ही ऊपर ऊपर गोला रखा गया है। बिल्कुल सब गोला एक गोले के ऊपर है कि नहीं? दिक्कत है? नहीं। तो ये जो हम लोगों का पैकिंग किया गया है, ये जो पैकिंग किया गया है, इस पैकिंग में अगर हम लोग, इस पैकिंग में अगर हम लोग मान लो
ये जो सेंटर है, इन सेंटर को अगर मैच किया जाए, इन सेंटर को अगर हम लोग मैच करें तो देखो तो ध्यान दिया जाए तो हम लोग का एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान रखना है। तो ये जो पैकिंग है इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं इसे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे नीचे वाला लेयर का नाम ए रखा गया, इस लेयर का नाम क्या रखा गया है? ए। तो उसके ऊपर वाला लेयर भी क्या है? ए। उसके ऊपर वाला भी ए। नहीं, ध्यान रखना, एक गोला के एकदम वर्टिकल ऊपर एक गोला रखा गया है, तो यानी कि वर्टिकल यानी संरेखित गोला। यानी ध्यान रखना, अगर हम कहते हैं कि ये गोला और ये गोला संरेखित है तो इसका मतलब हुआ कि इसका अगर ये केंद्र है, नहीं सॉरी, अगर इसका ये केंद्र है यहाँ पर और इसका यहाँ पर केंद्र है, तो एकदम केंद्र से और सीधा लाइन खींचा जाए तो इसका केंद्र मिल जाएगा। तो अब बोलते हैं कि ये संरेखित है। तो ये संरेखित है कि नहीं? तो अगर दो गोले संरेखित हैं, इसके ऊपर वाला गोला भी संरेखित है, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक लेयर सेम है, इसीलिए प्रत्येक लेयर का नाम क्या रखा गया? ए। नहीं, और यहाँ पर चार गोले के केंद्र को मिलाने पर क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। नहीं, तो हमको पहले ही बताया गया है कि परमाणुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर किसी भी स्ट्रक्चर का ज्यामिति पता चलता है। दिक्कत है तो मिलाया गया, तो लिखा गया देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निविड संकुलन, ए प्रकार की व्यवस्था। किसी को दिक्कत है? चलो यहां पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इस व्यवस्था में एक गोला या परमाणु चार गोले को स्पर्श करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है भाई, तो इसको ध्यान से देखो। अब इसको देखो तो इसको कौन कौन सा गोला टच कर रहा है? 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर में एक बीच वाला गोला पकड़ो, उस गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या लिखा है पढ़ लो। यदि यहाँ निकटवर्ती चार गोलों के केंद्र को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, अतः इस संकुलन को द्विविमीय में वर्ग निविड संकुलन कहा जाता है। परेशानी है? आगे बढ़े, चलिए अगला हम लोग को देखा जाए तो इसमें ध्यान से अब लेयर को देखो। जो हम लोगों का पहला जो लेयर ए बनाया गया है और दूसरा लेयर जो बनाया गया है, नहीं वो क्या पहले लेयर की तरह है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी बताए, क्योंकि इसका केंद्र और इसका केंद्र अगर हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन सीधे खींचे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन सीधे खींचे भाई, तो आपको क्या लगता है इसका केंद्र इसका केंद्र मैच कर गया? नहीं मैच किया, यानी अलग लेयर है। लेयर अलग पहचानने का एक ये तरीका है। या सामने फिगर से आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये लेयर और ये लेयर अलग है। बात समझ आ रहा है? क्या किया गया है? लेयर ए पहले बनाया गया, नहीं, और लेयर ए के गोलों को सजाया गया और इनके गोलों के बीच में जगह है, वहां पर दूसरे गोले को रखा गया। रखा गया कि नहीं रखा गया? ठीक है। अब उसके बाद वाला जो गोला हम लोग को बनाया गया है, उसके बाद वाला जो गोला हम लोग को बनाया गया है उसको ध्यान से देखिए। नहीं तो ये वाला लेयर और ये वाला लेयर सेम नहीं लग रहा है क्या? ये वाला लेयर और ये वाला लेयर सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आप इसका सेम केंद्र और इसका केंद्र मिलाइए, मैच कर जाएगा। मैच कर रहा है ना? नहीं, तो ध्यान रखना है। तो ये जो आपका हुआ कि पहला लेयर ए आ गया, दूसरा लेयर बी आ गया, फिर आपको एक लेयर ए आ गया, फिर एक लेयर क्या आ गया? बी आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग का बन रहा है वो पहले वाले लेयर से क्या है? अलग है। अब इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो मान लो कि यहां पर एक सेंटर आप ले लो, एक यहां पर सेंटर ले लो, एक यहां पर सेंटर ले लो, एक यहां पर सेंटर ले लो, एक यहां पे सेंटर ले लो और एक यहां सेंटर ले लो। भाई अब इस सेंटर को ऐड करो, नहीं तो ये आपको एक हेक्सागोन बनता हुआ दिखाई दे रहा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे कहा गया है जो व्यवस्था है ए बी टाइप का जो व्यवस्था है, नहीं फिगर ध्यान रखना है, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिक्कत है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 6 यहां पर अवयवी कण है और 6 अवयवी कण के केंद्र को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? हेक्सागोन बन रहा है। अब इसमें देखना है कि एक अवयवी कण को कितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं। तो कोई एक गोला लो, मान लो इसी गोला को हम ले लिए, स्टार कर दिए। अब इसको कौन कौन सा टच कर रहा है? तो 1 2 टच कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर टच कर रहा है। तो 1 2, फिर ये भी 3, फिर ये टच कर रहा है 4, फिर इसको 5, फिर ये वाला 6। तो कई को टच कर रहा है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? परेशानी है?
नहीं, पढ़ लीजिए एक बार। तरीका नंबर 2, यानी कि हम लोग को जो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना रहे थे उसका 2 तरीका था। एक तरीका आप पढ़े स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक तरीका आ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पढ़िए, इस व्यवस्था में एक गोले को 6 निकटवर्ती गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। तो जब भी कोई पूछे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6, याद रखिएगा। यहाँ निकटवर्ती गोलों के केंद्र को जोड़ा जाए तो एक हेक्सागोन प्राप्त होता है, इसलिए इसे षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखा जाए। अब एक बात थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा पीछे देखो तो ये हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाए थे। नहीं, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जब परमाणु को हम इस तरह सजाते हैं, नहीं तो देखो तो यहां पर ये स्थान आपको खाली दिखाई दे रहा है, ये स्थान क्या है, खाली। नहीं, जिसको आप रिक्त स्थान बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, रिक्त स्थान, या अगर इंग्लिश में कहिएगा तो इसको वॉइड कहिएगा। क्या कहिएगा भाई, वॉइड। तो ये आपका रिक्त स्थान है जिसको आप वॉइड कह सकते हैं। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं। तो यहां पर थोड़ा रिक्त स्थान को ध्यान से देख लो, यहां पर जो रिक्त स्थान है उसको ध्यान से देख लो। इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है, नहीं इसमें भी रिक्त स्थान को ध्यान से देखो। तो ये बताओ रिक्त स्थान पीछे वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा है, पीछे वाले स्ट्रक्चर में रिक्त स्थान ज्यादा है। तो किसी भी ठोस में अगर रिक्त स्थान ज्यादा हो तो वैसा ठोस खोखला होता है और कमजोर होता है, नहीं। और जिस ठोस में रिक्त स्थान कम रहे वो ठोस का खोखलापन कम होता है और वो ठोस ज्यादा मजबूत होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये ठोस आपका कमजोर की मजबूत, मजबूत, और पीछे वाला ठोस कमजोर, नहीं यानी अंदर से खोखला नहीं रहना है, अंदर से भरा हुआ रहना है। भरा हुआ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। हाँ मेरे जैसा, नहीं हम अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो गोले सजाए गए हैं ये अभी वही जो स्ट्रक्चर हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिखे थे वही है जी। ये कौन सा है, ये आपका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ध्यान रखना है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है इसमें जो वॉइड है उस वॉइड को थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें 2 तरह का वॉइड बनता है, नहीं यहां पर ध्यान से देखो, ये जो वॉइड है यानी रिक्त स्थान को थोड़ा ध्यान से देखो। पीछे वाले बेंच को दिखाई दे रहा है, जहां नहीं दिखाई दे वहां बोलना है। देखो ये जो वॉइड बन रहा है ये ट्रायंगल शेप का बन रहा है, एक त्रिकोण बन रहा है, नहीं जिसका शीर्ष जो है वर्टेक्स नीचे है और ये ए वॉइड नाम दिया गया। अच्छा एक और वॉइड बन रहा है, ये भी ट्रायंगुलर टाइप का ही है, त्रिकोणी है, बस अंतर क्या इसमें और इसमें कि यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका शीर्ष कहां है, ऊपर है। तो क्या याद रखना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह के त्रिकोणीय वॉइड बनते हैं, नहीं एक त्रिकोण जिसका शीर्ष नीचे होता है और एक त्रिकोणीय वॉइड जिसका शीर्ष ऊपर होता है। नहीं देखो नीचे वाले को नाम क्या दिया गया है, ए रिक्ति है ये, और ये है बी रिक्ति, यानी ए वॉइड और बी वॉइड। परेशानी है, किसी को दिक्कत तो बोलिएगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो पढ़ लेते हैं एक बार जो लिखा हुआ है, जो हम बोले वही लिखा हुआ है। इस संरचना में कुछ रिक्त स्थान है जिनकी आकृति त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय रिक्ति 2 प्रकार की हैं। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष नीचे की ओर है जिसे ए से दर्शाया गया है, तथा अगली पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर है जिसे बी से दर्शाया गया है। समझ रहे हैं आप। आइए अब हम लोग 1 डायमेंशन समझ गए स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम लोग को देखना है 3 डायमेंशन, नहीं उसी को लिखा है त्रिविमा में निविड संकुलन, नहीं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग देखना है भाई, देख लो क्या लिख रहा है। सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती हैं, सही बात है। जितना भी रियल लाइफ में हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो सब क्या है, 3 डायमेंशनल ही होती हैं, ध्यान रखना है। यह द्विमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती हैं। नहीं ये कैसे प्राप्त होंगी, जो आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़े, नहीं जिसका फैलाव एक्स एक्सिस था वाई एक्सिस था, नहीं अब उसी को एक लेयर आपका बन चुका है, अब इसी के ऊपर और लेयर और लेयर और लेयर और लेयर रखते जाइएगा तो 3 डायमेंशन नहीं हुआ क्या, क्योंकि उस स्ट्रक्चर का फैलाव जेड एक्सिस की तरफ होने लगेगा।
ठीक है, तो बस वही अब करना है, वही यहाँ लिखा हुआ है। सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती हैं। यह द्विमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती हैं। पीछे हमने दो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़े, कौन कौन सा? एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिक्कत है? चलिए अब बारी बारी से बना के देखते हैं। देखो तो यहां पर हम लोग को यहां से लिया गया जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसका 3 डायमेंशन बनाना है, तो यही ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग है भाई, यही ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ये भी 2 डायमेंशन, ये भी क्या है? अब इसको उठाइए और उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, इसको उठाइए और उठा के इसके ऊपर रख दीजिए। और ऐसे रखिएगा कि यहाँ का जो ये गोला दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एकदम इसके ऊपर गोला के ऊपर आए। रख सकते हैं? नहीं, तो ऐसा ही गोला हमको, ऐसा ही लेयर एगो, फिर उसके ऊपर 2 गो 3 गो ऐसे रखते जाएंगे तो जेड एक्सिस की तरफ फैला होगा कि नहीं होगा? तो क्या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसमें दिक्कत है? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स को अरेंज करते हैं कुछ उस तरह से, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में फैला होगा। नहीं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, अगर यहां पर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, नहीं फिर इधर भी फैला हुआ है तो ये हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स, और फिर इधर की तरफ गया है, इसको तिरछा दिखाया गया लेकिन कैसे गया? ऐसे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आईसी का फैलाव जेड एक्सिस में भी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन है। नहीं, आप देख लो कि प्रत्येक गोला के ऊपर गोला है कि नहीं है? दिक्कत है। तो ये किससे बना? ये बना हम लोग का स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना। नहीं, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता है उसको भी हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही कहेंगे, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो चाहे 3 डायमेंशन में हो। तो ये भी आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही बनेगा। बस मेरा है? दिक्कत है? चलो अब यहां से देखा जाए तो लिखा हुआ है कुछ, हम लोग देखते हैं। यदि प्रथम परत के गोले की व्यवस्था को, प्रथम परत की गोले की व्यवस्था को, 2 डायमेंशन गोले की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो सभी परतों में समान व्यवस्था होती है। इस प्रकार इस जालक में ए प्रकार का पैटर्न होता है, यानी जो पहला लेयर था दूसरा लेयर भी बिल्कुल सेम, तीसरा लेयर भी बिल्कुल सेम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, तो इसको भी क्या कहेंगे? ए प्रकार का ही कहेंगे। इस प्रकार के जालक को सामान्य घनीय जालक यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंपल क्यूबिक लैटिस। ध्यान रखना, ये हम लोग का सिंपल क्यूबिक लैटिस कहलाएगा। और इसके यूनिट सेल को, इसके यूनिट सेल को क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। नहीं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हुआ कि यहां पर आपका जो क्यूब बनेगा उसमें अवयवी कण कहां रहेंगे? सिर्फ कोनों पर रहेंगे। तो देख लो अवयवी कण, ये कोना केंद्र है, ये परमाणु क्या है? केंद्र है, ये परमाणु है। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तुम ध्यान दोगे, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तुम ध्यान दोगे तो देखो तो एक कोने पर उपस्थित ये परमाणु नहीं रहता है, ये परमाणु का केंद्र है। परमाणु आप ऐसे खींचते हो तो आप देख सकते हो कि कोने पर का एक परमाणु, ये वाला परमाणु दूसरे परमाणु को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, तो ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोने के परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बोलो दिक्कत है? तो ध्यान रहेगा ये बात। चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना लिए क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब रिपीट किए तो क्या बना? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। नहीं, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल कह रहे हैं, उसके एक यूनिट सेल क्या कर रहे हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, आदि एकक कोष्ठिका कह रहे हैं, तो वो आपका बन गया। अब हम लोग क्या, हाँ बोलिए किसका? जस्ट आएंगे 6 आएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। सबका पढ़ेंगे बारी बारी से। अभी हम लोग 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं देख रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे अलग से सबका। ठीक है, तो ये केयर करना है, ऐसे कोई पूछा तो अभी हम बता दें कि 6 होता है। ठीक है,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 6 होगा। नहीं, क्योंकि आप सोच भी सकते हो, एक तो होता है कि जो बीच में कौन होता है, जैसे हम लोग फिगर से ही समझा दें। देखो इसमें तुम ध्यान दोगे तो ये 2 डायमेंशन है, तो इसमें इस कण को कितने कण टच कर रहे हैं? इस कण को 4 कण टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। अगर 3 डायमेंशन में होगा भाई तो इस कण के ऊपर भी तो एक कण आ सकता है ना, और इस कण के पीछे भी एक कण आ सकता है। आ सकता है कि नहीं सकता है? तो इस परमाणु को टोटल कितने परमाणु टच कर सकते हैं? 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु के ऊपर ही परमाणु रहता है। बस में आ रहा है? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है? 6। दिक्कत है? नहीं, ऐसे हम लोग फिर अलग से पढ़ेंगे, इसके लिए इनका एक अलग ही सीरीज चलेगा जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को ध्यान देखो। अभी आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब हम लोग रिपीट किए तो रिपीट करने से क्या बना? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ये क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नहीं, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग रिपीट करना है। नहीं, तो अब इसमें जो हम लोगों को अब इस पर जो सेकेंड लेयर रखना है, उस सेकेंड लेयर को रखने का 2 तरीका है। सेकेंड लेयर को रखने का 2 तरीका है। चलो पहले देखते हैं सेकेंड लेयर को पहले कहां रखते हैं वो समझते हैं। देखो तो देखा जाए, यहां पर आपको वॉइड दिखाई दे रहा है, ए और बी दिखाई दे रहा है। हम लोग यहां पर जो ये ग्रीन कलर का सर्किल खींचे हैं, एक्चुअली सर्किल नहीं है, गोला है। नहीं, इस गोले को हम कहां रखे हैं? जो ए वॉइड है उसके ऊपर रख दिए हैं। कहां रख रहे हैं? ए वॉइड के ऊपर इसको रख दिए। नहीं, अब अगर दूसरा गोला बनाते हैं भाई, मान लो, जस्ट समझो यहां पर कि हम लोग दूसरा गोला बनाना चाहते हैं। देखो, तो अगर दूसरा गोला हम लोग बनाना चाहें, और उसको भी रखना है कहां पर? ए वॉइड पर ही रखना है। उसको भी कहां रखना है? चिपकना नहीं चाहता है, चिपक गया। ए वॉइड के ऊपर रख दिए। नहीं, अब ऐसे ही हम लोग ए वॉइड पर अगर गोलों को रखते जाएं, ध्यान रखना है, जो कि यहां बगल के फिगर में बनाया गया है, ध्यान से देखो। जो नीचे वाला गोला है उसको पिंक कलर है ना जी, पिंक कलर से दर्शाया गया है, तो नीचे वाला गोला। ये जो ब्लैक वाला गोला है, नहीं, ये नीचे वाले गोले के ऊपर रखा गया, तो कहां रखा गया है? दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये आपको ए वॉइड पर रखा गया है। चलिए, ये आपको रखा गया है ए वॉइड पर, ठीक है। फिर यहां पर ए वॉइड पर, फिर ए वॉइड पर, फिर ए वॉइड पर, फिर ए पर, फिर ए पर, फिर ए पर रख दिया गया। नहीं, चलो अब जब हम ऐसे सजा दिए तो ये बताओ समझ के कि ये जो गोला है ये नीचे वाले गोले के एकदम ऊपर रखा गया है क्या? नहीं रखा गया है। तो क्या जो नीचे वाला लेयर था और जो ऊपर वाला लेयर बनाया गया अभी, वो सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। यानी कि अगर नीचे वाले लेयर को ए कहेंगे तो ऊपर लेयर क्या कहेंगे? बी, क्योंकि अलग है। बोलो आगे बढ़े हैं? चलो अब यहां पर ध्यान से देखो, हम जो ऊपर वाला गोला रखे हैं वो नीचे वाले गोले के ए वॉइड पर रखे हैं। अच्छा, अब ऊपर वाला गोला जो हम लोग बना दिए तो देखो इसमें 2 तरह का वॉइड बना। कितने तरह का वॉइड बना? 2 तरह का वॉइड। ध्यान से देखो, एक वॉइड तुमको सी दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाले गोले के, ये जो नीचे वाला गोला है इसके सरफेस पर एक वॉइड बन रहा है। ये जो सी वॉइड है, ये सी वॉइड नीचे वाले गोले के सरफेस पर बन रहा है। जो कौन बना रहे हैं? ऊपर के जो 3 गोले जो रखे गए हैं वो ये बना रहे हैं, सी वॉइड। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो अगला ध्यान दो, एक और वॉइड बन रहा है, डी। दिखाई दे रहा है? एक और वॉइड बन रहा है, वो क्या है? डी। दिखाई दे रहा है पीछे वाले को? चलिए, तो यहां पर एक और वॉइड बना, डी। अब ये जो डी वॉइड है, ये डी वॉइड कौन सा है? ध्यान समझो, ये डी वॉइड कौन सा है? तो नीचे वाले, ध्यान देखो, जब हम गोले को ए वॉइड पर रख रहे थे तो ए वॉइड तो यहां पे ढक गया, ए वॉइड ढक गया, लेकिन बी वॉइड ढका है क्या? वो ऐसा का वैसा रह गया है? नहीं। अच्छा, जब हम लोग यहां पर रखते चले गए, सभी परमाणुओं को रखते चले गए, नहीं, तो हम लोगों का ये जो डी वॉइड बना है, ये डी वॉइड 2 वॉइड का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? एक, ध्यान से देखो, ये नीचे वाले गोले को ध्यान से देखो, नीचे वाला गोला, ये नीचे वाला गोला एक ट्रायंगल बना रहा है।
बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अच्छा, अब देखो ऊपर वाला गोला को ध्यान से देखो, इसी में ये ब्लैक वाले को बन रहा है नहीं, नीचे वाले जो गोले हैं उनका जो ट्रायंगल वॉइड बना है उसका वर्टेक्स ऊपर है, शीर्ष ऊपर है। आज जो ऊपर वाले गोले रखे गए हैं उसका जो ट्रायंगल वॉइड बना है उसका शीर्ष कहाँ है? नीचे है। तो जो डी वॉइड है ये कितने वॉइड का कॉम्बिनेशन है? दो वॉइड का, नहीं, दो ट्रायंगुलर वॉइड का कॉम्बिनेशन है। एक ट्रायंगुलर वॉइड नीचे वाले लेयर के द्वारा बनाया जा रहा है जिसका वर्टेक्स ऊपर है, और एक ट्रायंगुलर वॉइड ऊपर वाले गोले के द्वारा बनाया जा रहा है जिसका वर्टेक्स नीचे है। ये समझ में आया? इसमें दिक्कत है नहीं? तो अब क्या ध्यान रखना है, समझ लें। हम लोग क्या कहे, फिर से समझो, हम लोग क्या कहे कि जो नीचे वाला लेयर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था उस पर अब हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड लेयर बनाना चाहते हैं। तो सेकेंड लेयर बनाने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग जो ए और बी वॉइड था, ए और बी वॉइड था, उसमें ए वॉइड पर परमाणुओं को रखना शुरू कर दिए। दिक्कत है, जब ए वॉइड पर परमाणुओं को रखना शुरू कर दिए तो ए वॉइड तो ढक गया लेकिन बी वॉइड नहीं ढका, वो जैसे के तैसे रह गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बन गया। अब जब दूसरा लेयर हम लोग कंप्लीट कर लिए तब देख क्या रहे हैं कि अच्छा ये तो दो तरह का वॉइड उत्पन्न कर दिया। नहीं, एक वॉइड सी जो नीचे वाले गोले के ऊपर बन गया, नीचे वाले गोले के सरफेस के ऊपर बन गया। नहीं, एक वॉइड डी, नहीं, जो दो वॉइड का कॉम्बिनेशन है, एक नीचे वाले लेयर के द्वारा बनाया गया ट्रायंगुलर वॉइड जिसका वर्टेक्स ऊपर है, और एक ऊपर वाले गोले के द्वारा बनाया गया ट्रायंगुलर वॉइड जिसका वर्टेक्स नीचे है। दिक्कत है? चलो अब ध्यान समझो, ये जो सी वॉइड है, इस सी वॉइड को तुम ध्यान से देखोगे तो इसको सी वॉइड कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं? ध्यान से देखो सी वॉइड को, यहां पर देखो सी वॉइड यहां पर है, इसको कितना परमाणु टच कर रहा है? 1 2 3, आएगो नीचे वाला गोला 4। तो यानी कि 4 गोलों के स्पर्श होने से ये वॉइड बना है। तो 4 गोले के स्पर्श होने से जब कोई वॉइड बनता है तो उस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। हिंदी में कहें तो चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है, अभी खाली थोड़ा बहुत समझ लीजिए। नहीं, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनता है? नहीं, तो 4 गोलों के स्पर्श से 4 गोले को सटाया गया, नहीं, सटाने से अगर उनके बीच में कहीं कोई वॉइड उत्पन्न हो गया, बात समझ में आ रहा है, तो उस वॉइड को ही क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। अच्छा, डी वॉइड को ध्यान से देखो बाबू, जो डी वॉइड है तुम्हारा यहाँ वाला, वो कई गोला के टच से बना है? 6 गो, 3 गो नीचे, 1 2 और 3 और 3 गो ऊपर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो 6 गो गोला के स्पर्श से डी वॉइड बना है। तो 6 गो गोला के स्पर्श से जब कोनो वॉइड बनता है तो उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, जिसको हिंदी में अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो ये 6 गोले के स्पर्श होने से बना। नहीं, अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इसको चतुष्फलकीय ही क्यों कहा गया, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान रखना है। एक तो ये है कि 4 गोलों के स्पर्श करने से अगर कोई रिक्त स्थान बनता है तो उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, और 6 गोलों के स्पर्श होने से अगर कोई वॉइड बनता है तो उसे क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। अष्ट का मतलब 8 मत बुझाइएगा, 6 बुझा रहा है ना? ठीक है, कंफ्यूजन मत रहे। अष्टफलकीय का मतलब 8 नहीं, 6 परमाणु के स्पर्श कराने से 6 को परमाणु को नजदीक लाया गया तो जो गोला बनता है, जो वॉइड बनता है, उस वॉइड को क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। अब अष्टफलकीय रिक्ति जो है, इसको अष्टफलकीय रिक्ति काहे कहते हैं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बाद में पढ़ाया जाएगा कि जब इन चारों परमाणुओं के केंद्र को जोड़ा जाएगा ना तो एक चतुष्फलकीय संरचना बन जाता है। वैसा ही जब इन 6 गोलों को जोड़ा जाएगा ना, नहीं, तो एक अष्टफलकीय संरचना बन जाता है, इसीलिए इनका नाम ऐसा पड़ा है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए इतना समझ गए हम लोग, आगे आ जाओ। ध्यान देखो, अब जो बात हम लोग बताए ना उसी बात को ये सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, अपना पढ़िएगा, जहां दिक्कत होगा जो बात आपको हम बताए ना वही सब ये लिखा हुआ है।
ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे। ये सब मतलब हम बोल दिए। चलिए, अब तृतीय परत को बनाने का दो तरीका होता है। देखो, द्वितीय परत हम बोल दो तरीका नहीं, द्वितीय परत का एक ही तरीका था, या तो ए वॉइड रखो या बी वॉइड रखो, नहीं उसका एक तरीका था। लेकिन अब तृतीय परत बनाना है। कौन सा परत? तृतीय परत। अब तृतीय परत बनाने का दो तरीका है। तृतीय परत बनाने का तरीका है, दो तरीका है। चलो, तरीका नंबर 1, अभी आप पढ़े कि पहला लेयर बना था, नहीं, और दूसरा लेयर बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, ए वॉइड पर परमाणुओं को रखे थे। रखने के कारण दो तरह का वॉइड बन गया, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमको क्या करना है, एक बार अब जो तीसरा लेयर बनाना है उसमें एक बार परमाणुओं को टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख के देखेंगे और एक बार परमाणुओं को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख के देखेंगे। बुझा रहा है? चलिए, तो वही बात इसमें लिखा हुआ है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। हेडिंग समझ में आ रहा है? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति पर अब परमाणुओं को रखना है तीसरा लेयर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, तो देखिए यहां पर ध्यान से, अगर चतुष्फलकीय रिक्तियों पर अगर हम परमाणुओं को रखते हैं तो देखो, तो एक लेयर हम लोग क्या बना था, ध्यान समझो। चलो, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, समझा जाए इस बात को। अब हमको क्या करना है, चतुष्फलकीय रिक्ति खोजो, कहां पर है, सी। चतुष्फलकीय रिक्ति कौन है, सी। चलो सी को ध्यान से देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि जो अब तीसरा गोला रखना है वो चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखो। तो अगर हम चतुष्फलकीय रिक्ति पर अगर हम रख दें तो तुमको क्या लगता है कि नीचे वाला फर्स्ट लेयर और ऊपर का थर्ड लेयर सेम की अलग? नहीं, देखो भाई, चतुष्फलकीय रिक्ति सी है, अब इसी के ऊपर तुमको एक गोला रखना है और ध्यान रखना है छोट गोला नहीं रखना है, सब गोला का साइज एक है। बुझा रहा है ना? नहीं, तो अगर हम सी पर, इस पर अगर कोई गोला रखना शुरू करें तो जो नीचे वाला, सबसे जो नीचे वाला लेयर था, आई जो तीसरा लेयर जो ग्रीन कलर से खींचे हम, ये लेयर और फर्स्ट लेयर सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा। चलो, फर्स्ट लेयर का नाम ए था, सेकेंड लेयर का नाम बी था, अब थर्ड लेयर का नाम का क्या होगा, सी। ए गधा सब पहला की तरह तीसरा का रिपीट किया ना? अरे गधा सब, सी बेवकूफ है सब। ये बताओ कि है सी पर जब हम गोला रख रहे हैं, नहीं तो ये गोला जो है वो पहले वाले गोले को ऊपर आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि फिर लेयर रिपीट कर रहा है, पहला वाला तीसरा वाला लेयर सेम की अलग अलग? सेम गधा सब। दिखाई दे रहा है तब वो आंख, पहल का ए, दूसरा का बी, तीसरा का तो सी। सर आपको एबीसीडी नहीं आता है? बताइए, ए बी के बाद तो फिर से ए कैसे आता है, ए बी के बाद सी आता है? गधा सब, ए बी और ये फिर ए, नहीं तो इस लेयर का क्या नाम पड़ा, ए बी, यानी यही रिपीट करता जाएगा, ध्यान रखना है। चलो अब ध्यान से पढ़ो, यहां पर ध्यान देखो, यदि प्रथम परत को परत ए तथा द्वितीय परत को परत बी कहेंगे तो इस पैटर्न को ए बी पैटर्न कहेंगे। दिक्कत है? अब इस पैटर्न का नाम क्या है वो देख लो। इस ए बी पैटर्न को षटकोणीय निविड संकुलित यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ध्यान रहेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल हैं एमओ, एमजी, जेडएन, बी। धातुओं के परमाणुओं की व्यवस्था जो होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, एससीपी की तरह होती है, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो अब जो एससीपी है, नहीं वो देखने में कैसा लगता है वो दिखाया गया। देखो यहां पर इस कलर देखो, इसको ए बी ए है कि नहीं है? नहीं, आप ध्यान देख सकते हो यहां पर हम लोग जो बनाए हुए हैं, नहीं तो देखो ये हेक्सागोन है, बना है कि नहीं बना है? ये आपका हेक्सागोन बना, फिर ऊपर एक हेक्सागोन है, बीच में इसके बॉडी के ऊपर 3 परमाणु होते हैं, नहीं इसी फिगर को यहां दिखाया गया है।
सबके केंद्र को दिखाकर फिगर बनाया गया है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, तो इस फिगर को घर पर ध्यान से आराम से बढ़ के देखना है, बनाना नहीं है, कौनो फिगर नहीं बनाना है आपको। ये सब फिगर जो है ना वो समझने के लिए हम लोग देखते हैं। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, नहीं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर रिपीट होता है, कौन कौन से वॉइड बनते हैं, जो बातें बताई जा रही है ना वो बातें आपको याद चाहिए, आपको फिगर नहीं याद चाहिए। नहीं, आप बातों को याद रखोगे ना, फिगर ऑटोमेटिक याद रहेगा, कोई भारी चीज नहीं है। आपको फिगर एग्जाम में नहीं पूछता है, नहीं, लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई एससीपी बनता है, नहीं तो एससीपी में बताओ ए टाइप का होता है, ए बी टाइप का होता है, नहीं ए बी सी टाइप का होता है, किस टाइप का होता है? तो ए बी टाइप का होता है। बोलेगा एससीपी में कौन कौन से वॉइड पाए जाते हैं, तो 2 वॉइड, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। नहीं तो ये सब फिगर इसलिए बताया था कि आपको फील हो। नहीं, कोई बोल रहा कि भाई अष्टफलकीय रिक्ति जो बनता है वो कितना गोला के स्पर्श से बनता है? 6, चतुष्फलकीय 4। तो यही सब क्वेश्चन पूछता है, तो फिगरवा देखे रहिएगा तो तन दिमाग में फोटो याद रहेगा। देखिए यहां पर कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहां समझ लीजिए, लास्ट है ये कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखना है। तो समझिए यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से, ये जो सी था वो टेट्राहेड्रल वॉइड था, थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। देखिए यहां पर, ये बताइए कि जो सी था वो टेट्राहेड्रल था, अगर इस पर परमाणु रख रहे थे तो पहला वाला लेयर और थर्ड वाला लेयर सेम हो रहा था कि नहीं? चलिए अब ऑक्टाहेड्रल जो डी वॉइड है इस पर परमाणु गोला रख के देखिए, रख दिए। अब हमको बताइए कि ये जो गोला आप रखे वो क्या सबसे पहले वाले गोले से गोले के ऊपर है? नहीं, नहीं, हम ऐसे कहेंगे नहीं तो बोलना है नहीं, नहीं ऐसे तुम लोगों को तो आंख भगवान दिए नहीं है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? चलिए ये जो दूसरा लेयर बना है, क्या ये गोला जो है उसके ऊपर रखा गया है? नहीं, ये अलग ही लेयर बन गया। नहीं तो अब ये बन गया ए, ये वाला बी और ये वाला सी। नहीं तो इसका नाम पड़ा ए बी सी, ए बी सी, ऐसे ये रिपीट करता है। बस में आ रहा है? तो अगर किसी पैटर्न में ए बी सी पैटर्न ना जाए तो उस स्ट्रक्चर को क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहते हैं, सीसीपी कहते हैं। नहीं तो ये भी आपके बिहार बोर्ड कितनी बार पूछ चुका है। एससीपी में ए बी और सीसीपी में ए बी सी। बात समझ में आ रहा है? तो सीसीपी में एबीसी काहे आ रहा है? काहे कि देख रहे हैं इसमें सी कई बार आ रहा है? 2 बार। सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो जिसमें सी बार ज्यादा आए उसमें समझो कि एबीसी। एससीपी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सी एक बार आया, यानी उसमें सी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एससीपी में क्या रहेगा? ए बी टाइप, और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में एबीसी टाइप, याद रहेगा? चलिए तो ये हम लोग को समझ में आया। वही सब लिखा हुआ है इस संग, यहां पर इसको क्या कहेंगे हम लोग? लिखा हुआ है कौन कौन से एटम, कौन कौन से उस रूप में पाए जाते हैं, उसका फिगर। नहीं, हम लोग का जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग पढ़े उसका फिगर ये हम लोग को दिखाया गया। अब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो है उसके में खास बात क्या है कि वो बिल्कुल फलक केंद्रित एकक कोष्ठक तरह होता है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का ये फिगर हुआ, इसको जब सीधा किया जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग किसकी तरह होता है? एफसीसी की तरह होता है, ध्यान रखना है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की तरह होता है। नहीं, याद रहे, दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो तो वही सब हम लोग को लिखा हुआ है इसमें। अब ये सब पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया ना? चलिए।